क्या कारण है कि विज्ञान सृजन की जगह विध्वंस का साधन बन गया? इससे कैसे बच सकते हैं? खतरनाक सवाल आप पूछती जा रही एक के बाद एक। समझना, जब विज्ञान जन्म रहा था उस समय सबसे बड़ी सत्ता किस किस की थी? 3 सत्ताएं होती हैं दुनिया में। एक धर्मगुरुओं की ताकत है, करोड़ों उनके फॉलोअर हैं, वो जो कह दें वो सब कर तैयार हो जाते हैं, उनकी बड़ी ताकत है। दूसरी ताकत राजा महाराजाओं की, राजनेताओं की, सरकारों की है। और तीसरी ताकत पूंजीपतियों की है, अमीरों की है। विज्ञान के जन्म के साथ ही धर्म से दुश्मनी हो गई तो उनसे तो कोई सपोर्ट मिल ही नहीं सकता था, आउट ऑफ क्वेश्चन। अब बचे कौन? धनवान और पदवान। 20वीं सदी आते आते राजा महाराजाओं के दिन चले गए, प्रजातंत्र के दिन आ गए, साम्यवाद के दिन आ गए, सरकारें आ गई। और विज्ञान विकसित होते होते ऐसी जगह पहुंच गया कि उसकी खोजबीन बहुत जटिल, कॉम्प्लिकेटेड और महंगी हो गई। गए वो दिन जब वो साइकिल वाले ने हवाई जहाज बना ली थी। अब मंगल ग्रह पे भेजने के लिए यान बनाने हैं तो एक आदमी अपने निजी खर्चे पे नहीं बना सकता, बहुत बड़ा ग्रुप चाहिए साइंटिस्ट का, बहुत सारे लोग चाहिए, प्रतिभाशाली, बड़ी व्यवस्था चाहिए, अरबों अरबों डॉलर का इंतजाम चाहिए। तो किसी के ऊपर निर्भर होना होगा। अब जिस पे निर्भर हो गए वो आपको गुलाम बना लेगा। अगर पूंजीपति आपके लिए धन खर्च करेगा तो वो कहेगा फिर आप हमारे लिए काम करो, हम बताएंगे वो करना पड़ेगा। अब मैंने उदाहरण दिया, कोई इंटरनेशनल कंपनी ने डायबिटीज की वो दवाई लॉन्च कर दी जिसको पता था कि कैंसर होगा, क्योंकि मालिक जो है वो चाहता है कि दवाई बिके। उस बात को छुपा लो कि कैंसर होता है, किसको पता चलने वाला है? कैंसर तो ऐसे ही होता रहता है किसी किसी को। वैज्ञानिक को मानना पड़ती है उसकी बात, क्योंकि उसकी वो नौकर है, उसका वो सैलरी देता है, वो विद्रोह नहीं कर सकता। या सरकार का गुलाम बनना पड़ेगा, और सरकार चाहती है हथियार बनाओ, अस्त्र शस्त्र बनाओ, युद्ध करेंगे। आइंस्टीन ने ही परमाणु बम बनाने की पूरी भूमिका तैयार की थी। उसके कहने पर ही सरकार ने फंडिंग कर दी पूरी की, जितना पैसा लेना हो ले लो, परमाणु बम बनाओ। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार का समय आया और आइंस्टीन ने देखा कि अब युद्ध खत्म ही होने वाला है, तो उसने विनती की, लेटर लिखा प्रेसिडेंट को कि युद्ध खत्म होने की कगार पर है, कृपया परमाणु बम का प्रयोग ना किया जाए। अब कौन सुनता है? आइंस्टीन जाए भाड़ में, उससे बम बनवाना था बनवा लिया। और अमेरिकी सरकार ने ये देख के कि कहीं युद्ध खत्म ही ना हो जाए, उसके पहले ही हिरोशिमा और नागासाकी पे बम वर्षा कर दी, ताकि देखें तो कितनी ताकत है इसमें। सिर्फ देखने के लिए 2 लाख आदमियों की जान ले ली। राजनीतिज्ञों को कोई मतलब ही नहीं, उनको तो अपनी ताकत बढ़ानी है, अपना झंडा फहराना है। तो वैज्ञानिक उनका गुलाम हो गया। आइंस्टीन को जिंदगी भर पछतावा रहा, एक गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध रहा कि मेरी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये दुर्गति हुई। जब बम बनवाना था सरकार ने तो बिल्कुल सिर आंखों पे उठा लिया। और जब वो कह रहा कि मत फोड़ो, जरूरत नहीं है, युद्ध खत्म होने ही वाला 10-15 दिनों में, आप कौन सुनता उसकी? तो समझना किस प्रकार के चंगुल में फंस गए हैं वैज्ञानिक। अमीरों के और सरकारों के गुलाम हो गए हैं। इस चंगुल से कैसे निकाला जाए? दुनिया के सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली लोग सबसे कम प्रतिभाशाली लोगों के नौकर हैं। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। ओशो ने इसका उपाय बताया। वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल एकेडमी होनी चाहिए, द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस, आर्ट एंड कॉन्शसनेस। उसमें विज्ञानी हो, ध्यानी हो और कलाकार हों, सृजनशील लोग हों, और ये मिलकर तय करें कि हमको किस दिशा में खोजबीन करनी है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है। तब जाके जगत के कल्याण की दिशा में काम हो सकेगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। जिस आदमी की प्लास्टिक की इंडस्ट्री है
अरबों डॉलर की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। आप कितने कहते रहो कि प्लास्टिक से पॉल्यूशन हो रहा है, ये नुकसान हो रहा, वो नुकसान हो रहा, वो बंद करेगा ही नहीं। और वैज्ञानिकों को उसके अंडर काम करना पड़ेगा क्योंकि वो सैलरी देता है। एक से एक खतरनाक चीजें बनती चली जाती हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो चाहे कुछ हो, रोक नहीं सकते आप उसको, क्योंकि पूंजीपतियों की इन्वेस्टमेंट उसमें है, उनको तो मुनाफा कमाना है अपना। राजनीतिज्ञों को कोई मतलब नहीं, उनको तो युद्ध करवाना है, आतंक फैलाना है, डराना धमकाना है सबको। ओशो ने कहा वर्ल्ड एकेडमी हो, उसका खर्चा पूरी मनुष्य जाति उठाए। जैसे हम अपने देश की सरकार को टैक्स देते हैं, तो टैक्स का एक हिस्सा उस एकेडमी को दिया जाए, पूरे दुनिया के सभी लोग छोटा छोटा अमाउंट उनको दें ताकि उनका खर्चा चल सके। तब वो इंडिपेंडेंट होंगे और तब प्रतिभाशाली लोग कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे दुनिया की भलाई होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। तो विज्ञान एक उपकरण बन गया है राजनेताओं के हाथ का। कहावत है ना, बंदर के हाथ में तलवार दे दो, फिर वो दूसरे का भी नुकसान करेगा और अपना भी कर लेगा, और वही होने जा रहा है। हम एक तृतीय विश्व युद्ध की कगार पे खड़े हैं, एक ग्लोबल सोसाइटी, वो होने ही वाला है अगर ओशो की बात नहीं सुनी गई। तो ओशो ने समस्या भी बताई कि कैसे समस्या पैदा हुई, और उसका समाधान भी बताया। एक वर्ल्ड एकेडमी के द्वारा समाधान हो सकता है। ओशो ने आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता का संगम स्थापित किया। संसार और संन्यास का जोड़ कैसे बैठाया? ओशो ने एक नव संन्यास की शुरुआत की सन 1970 में, क्योंकि उन्होंने देखा कि गृहस्थ रहते हुए भी साधना की जा सकती है। गृहस्थ और संन्यास्त का एक नया कॉम्बिनेशन, आदमी अपनी आजीविका भी कमाए। क्योंकि ओशो के पहले ऐसी घटना हो गई थी, थाईलैंड में सरकार ने कानून बना दिया था कि कोई व्यक्ति लामा बौद्ध भिक्षु नहीं बन सकता, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। हद हो गई, आध्यात्मिक साधना करने के लिए सरकार से जाके परमिट लेना पड़ेगा, फिर वहां घूसखोरी होगी, रिश्वतखोरी होगी, बेईमानी होगी, भाई भतीजावाद होगा। रूस में और चीन में जहां साम्यवाद आया, वहां सब संन्यास खत्म हो गया। चीन में बड़ी गिनती थी बौद्ध भिक्षुओं की, सारे बौद्ध मठ कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर हो गए। तिब्बत अध्यात्म की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका देश नेस्त नाबूद कर दिया गया, हजारों साल की परंपरा मट्टी में मिला दी। ऐसे समय में जरूरी था कि सन्यासी दूसरों पर निर्भर ना हो, वह इंडिपेंडेंट हो सके। वो भिक्षाटन करने वाला सन्यासी नहीं चलेगा। थाईलैंड में समस्या क्यों आई? क्योंकि वहां इतने ज्यादा भिक्षु थे, करीब करीब पुरुष जनसंख्या का 25% लोग भिक्षु हैं। उनका लालन पालन, उनके रहने की व्यवस्था, उनके इलाज का इंतजाम, उनके लिए कपड़े लत्ते बाकी के लोग ही करते ना आखिर। तो वो लोग तो नाराज होंगे कि हम कब तक करें, कितना करें। आज नहीं कल दुनिया से सन्यास का यह फूल विदा होने वाला है। ये भीख मांगने वाला सन्यासी नहीं चल सकता। ओशो ने आध्यात्मिकता और संसार का एक नया समन्वय स्थापित किया। नव सन्यास दीक्षा देनी शुरू की कि तुम अपने घर में रहो, जो काम करते हो वही काम करो, अपने आजीविका कमाओ, परिवार का पालन पोषण करो, और सब उत्तरदायित्वों को निभाते हुए 1 घंटा कम से कम आध्यात्मिक साधना में लगाओ। ज्यादा नहीं मांग रहे। ओशो का मैं आपसे कुछ नहीं छीन रहा हूं, ना आपसे त्याग करने को कह रहा, ना तपस्या करने को कह रहा, ना घर परिवार छोड़ने को कह रहा, ना दान देने को कह रहा, कुछ नहीं कह रहा। मैं आपको कुछ दे रहा हूं, समथिंग एडिशनल। आप जहां हो, जैसे हो वैसे ही रहो। 1 घंटा शांत होके, सजग होके चुपचाप बैठ जाओ। तो ओशो ने संसार और संन्यास का एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया, जो हमारे लिए महा सौभाग्य की घटना है। और भविष्य में केवल इसी प्रकार का संन्यास बच सकता है, गृहस्थ और संन्यास्त का कॉम्बिनेशन।